कभी ऐसा महसूस हुआ है कि करना क्या है ये तो पता है, पर किसी वजह से वो काम हो नहीं पा रहा। जैसे जिम कल से शुरू करेंगे या कोई जरूरी काम अगले हफ्ते से, और देखते देखते वो कल और अगला हफ्ता महीनों और कभी-कभी सालों में बदल जाता है। आज हम इसी आदत को, मतलब टाल-मटोल की आदत को, जरा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। एक ऐसी आदत जो शायद हम सब में थोड़ी बहुत तो है ही, जिसे हम अक्सर आलस का नाम दे देते हैं। पर आज की हमारी पड़ताल इसी टालमटोल की आदत पर है, जिससे अंग्रेजी में प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। इसके लिए हमारे पास लेखक और प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट डेलियस फोरू के कई लेख हैं और उनकी किताब डू इट टुडे की समरी भी। साथ ही मल्टीटास्किंग और इस आदत के पीछे के मनोविज्ञान को समझने के लिए कुछ रिसर्च पेपर्स भी हैं। तो आज का मकसद साफ है, इस टाल मटोल के चक्र को तोड़ना और काम करने के कुछ ऐसे तरीके खोजना जो असल में असरदार हों। पर इसमें सबसे दिलचस्प बात यह समझना होगी कि यह सिर्फ आलस नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे डर, कंफ्यूजन और परफेक्शन की चाह जैसे कई गहरे मनोवैज्ञानिक कारण छिपे हैं। तो चलिए इस उलझी हुई गुत्थी की परतें खोलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। ज्यादातर लोग टालमटोल को आलस मान लेते हैं, पर क्या ये दोनों एक ही चीज है? मुझे तो हमेशा लगता था कि जो काम नहीं कर रहा वो बस आलसी है। और यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमारे स्रोत साफ साफ कहते हैं कि आलस का मतलब है कोशिश करने की इच्छा या ऊर्जा का ना होना। एक आलसी व्यक्ति अपनी निष्क्रियता से परेशान नहीं होता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। वहीं टालमटोल एक सक्रिय प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति जरूरी काम को टालकर जानबूझकर कोई कम जरूरी या ज्यादा मजेदार काम करने लगता है, और उसे ये पता होता है कि बाद में इसके बुरे नतीजे होंगे। मतलब जो इंसान सोफे पर पड़ा है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो आलसी है। लेकिन जो सोफे पर पड़ा है और लगातार सोच रहा है कि अरे यार मुझे वो जरूरी ईमेल भेजना था, और इस तनाव में वो सोशल मीडिया देख रहा है, वो टालम टोल कर रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। टालम टोल करने वाले लोग अक्सर अपनी इस आदत को लेकर अपराध बोध, तनाव और शर्मिंदगी महसूस करते हैं। उनके अंदर एक आंतरिक संघर्ष चल रहा होता है। आलसी लोगों में यह संघर्ष नहीं होता, वे अपनी स्थिति से उदासीन रहते हैं। जैसा कि डू इट टुडे की एक समरी में कहा गया है, हम असल में आलसी नहीं होते, हम कंफ्यूज्ड, ओवरथिंकिंग और परफेक्शन के पीछे भागने वाले होते हैं। यानी समस्या काम न करने की इच्छा की नहीं है, समस्या है काम शुरू करने में आने वाली किसी अदृश्य दीवार की। बिल्कुल। और ठीक यहीं पर टालम टोल का मनोविज्ञान छिपा है। ये इच्छा की कमी नहीं है, बल्कि नकारात्मक भावनाओं से बचने की एक रणनीति है। ये सुनकर तो मुझे अपने बारे में ही एक सवाल सूझ रहा है। अगर मेरे अंदर काम करने की इच्छा है और मैं आलसी भी नहीं हूं, तो फिर वो कौन सी अदृश्य दीवार है जो मुझे रोक रही है? हम ऐसा करते क्यों हैं? हमारे स्रोत बताते हैं कि इसके मूल में है नकारात्मक भावनाओं से बचने की एक बहुत गहरी मानवीय प्रवृत्ति। टालमटोल एक अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी है। अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी? हाँ, जब कोई काम हमें बोरिंग लगता है या बहुत मुश्किल लगता है, या उससे हमें फेल होने का डर, आत्मसंदेह या चिंता जैसी भावनाएं महसूस होती हैं, तो हमारा दिमाग हमें फौरन राहत देने के लिए उस काम से ध्यान हटाकर किसी आसान या मजेदार काम में लगा देता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण तो परीक्षा की तैयारी है। सिलेबस इतना बड़ा है कि उसे देखकर ही घबराहट होने लगती है, तो दिमाग कहता है ये तो बहुत मुश्किल है, चलो पहले 10 मिनट कुछ हल्का फुल्का देख लेते हैं ताकि मूड बन जाए। और वो 10 मिनट कब 2 घंटे बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। यहाँ असल समस्या पढ़ाई नहीं, बल्कि पढ़ाई से जुड़ी घबराहट है। बिल्कुल। और सिर्फ पढ़ाई ही क्यों, किसी आर्टिस्ट के लिए वो कैनवस पर पहला स्ट्रोक लगाने का डर हो सकता है, या किसी प्रोफेशनल के लिए एक मुश्किल क्लाइंट को फोन करने की हिचकिचाहट। उस काम से जुड़ी नकारात्मक भावनाएं इतनी हावी हो जाती हैं कि उसे टाल देना उस पल के लिए ज्यादा आसान लगता है। और हम उस पल की राहत के लिए भविष्य के बड़े तनाव का सौदा कर लेते हैं। सही कहा। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है, जो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। हम अक्सर मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। हमारी सोच होती है जब मन करेगा तब करूंगा, या जब प्रेरणा मिलेगी तब शुरू करूंगा। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। लेकिन डेरियस फोरू और दूसरे स्रोत कहते हैं कि ये चक्र असल में उल्टा काम करता है। हम सब जिंदगी भर मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं, जबकि सच तो ये है कि मोटिवेशन बस स्टॉप पर खड़ी कोई बस नहीं है जिसका इंतजार किया जाए। ये असल में एक ऐसी गाड़ी है जिसे धक्का लगाकर ही स्टार्ट करना पड़ता है, और वो धक्का है एक्शन। एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन उसके पीछे पीछे आता है।
ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये हमेशा काम करता है? जैसे जिम जाने का ही उदाहरण ले। मान लीजिए मैंने खुद को धक्का देकर 5 मिनट की एक्सरसाइज कर भी ली, पर उसके बाद भी थकान और बोरियत हावी रही, तब क्या? जब वो मोमेंटम नहीं बनता तब क्या होता है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है कि शुरुआती लक्ष्य मोटिवेटेड महसूस करना है ही नहीं। शुरुआती लक्ष्य है सिर्फ एक्शन को पूरा करना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अच्छा। जब आप 5 मिनट का काम पूरा करते हैं तो आपको मोटिवेशन शायद ना मिले, लेकिन आपको एक छोटी सी उपलब्धि का एहसास होता है। आप सोचते हैं चलो मैंने जो सोचा था वो किया। यही एहसास अगली बार 5 मिनट के लिए बैठना थोड़ा और आसान बना देता है। धीरे धीरे ये छोटी उपलब्धियां मिलकर मोमेंटम बनाती हैं और फिर एक दिन आप पाते हैं कि मोटिवेशन खुद ब खुद आने लगा है। मतलब प्रेरणा एक नतीजा है, शुरुआत नहीं। बिल्कुल। ये बात तो समझ आ गई कि मोटिवेशन का इंतजार करना एक जाल है। लेकिन अगर कोई उस जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा हो तो पहला कदम क्या हो? स्रोत इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता सुझाते हैं? हाँ बिल्कुल, और अच्छी बात यह है कि ये रास्ते बहुत प्रैक्टिकल हैं। चलिए इन रणनीतियों को एक एक करके समझते हैं। पहली और सबसे आसान रणनीति है छोटे कदमों से शुरुआत करना। इसे कई स्रोतों में 5 मिनट रूल भी कहा गया है। मतलब अगर कोई काम बहुत बड़ा और डरावना लग रहा है तो खुद से ये वादा करना कि मैं ऐसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगी। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हमारा दिमाग पूरे काम के बोझ से नहीं बल्कि उसे शुरू करने के विचार से डरता है। उस काम को शुरू करने के लिए जो मानसिक ऊर्जा लगती है, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा होती है। 5 मिनट का नियम इस एनर्जी को लगभग शून्य कर देता है। 5 मिनट के लिए तो कोई भी कुछ कर सकता है और ज्यादातर मामलों में एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो रुकना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये सिर्फ समय के लिए नहीं, काम को छोटे हिस्सों में बांटने पर भी लागू होता होगा। जैसे एक किताब लिखो, सोचने की बजाय ये सोचना कि आज सिर्फ एक पैराग्राफ का आइडिया सोचो। आपने सही पकड़ा। एक बड़ा प्रोजेक्ट छोटे छोटे कामों का एक समूह ही तो है। जब आप निबंध लिखो की जगह ये सोचते हैं कि 3 सोर्स ढूंढो या सिर्फ पहला पैराग्राफ लिखो, तो हर पूरा किया गया छोटा काम आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। हर छोटी जीत आपको अगली जीत के लिए तैयार करती है। ठीक है, तो पहला कदम है काम को इतना छोटा बना देना कि उसे न करने का कोई बहाना ही न बचे। दूसरी बड़ी बात जो डैरियस फोरू के काम में बार बार आती है वो है लक्ष्यों, मतलब गोल्स से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान देना। ये क्या है? ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। फोरू का तर्क है कि लक्ष्य एक नतीजा है, जैसे 10 किलो वजन कम करना या एक किताब प्रकाशित करना। ये नतीजे हमेशा हमारे सीधे नियंत्रण में नहीं होते। हो सकता है आप मेहनत करें फिर भी वजन कम ना हो। सही बात है। लेकिन सिस्टम वो प्रक्रिया है जिसे हम हर दिन कर सकते हैं और जो पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। जैसे रोज शाम को 30 मिनट वॉक पे जाना या रोज सुबह 500 शब्द लिखना। यानी नतीजों की चिंता करने के बजाय उस प्रक्रिया पे ध्यान देना जो हमें नतीजों तक ले जाएगी। ठीक है। इसका एक ठोस उदाहरण उनकी इवनिंग रिचुअल है, जिसका जिक्र उनके एक लेख में है। रोज रात को सोने से पहले बस 10-15 मिनट का एक सिस्टम। क्या है वो सिस्टम? अपने दिन के बारे में कुछ लाइनें लिखना, अगले दिन का कैलेंडर देखना और अगले दिन की कल्पना करना कि आप क्या क्या और कैसे करेंगे। ये एक ऐसा सिस्टम है जो दिन भर के तनाव को कम करता है और सुबह उठते ही काम के लिए एक साफ दिशा और फोकस देता है। आपको सुबह उठकर ये नहीं सोचना पड़ता कि अब क्या करूं। और यहीं पर एक और बात आती है जो आज की डिजिटल दुनिया में एक सुपर पावर की तरह है, फोकस। हमारे स्रोत इस बारे में बिल्कुल साफ हैं कि मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई काम करना एक मिथक है, एक धोखा है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। जब हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो असल में हम टास्क स्विचिंग कर रहे होते हैं। टास्क स्विचिंग यानी एक काम से दूसरे काम पर तेजी से कूद रहे होते हैं। कल्पना कीजिए एक शेफ की जो एक ही समय में 3 अलग-अलग जटिल व्यंजन बनाने की कोशिश कर रहा है और लगातार एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर भाग रहा है। नतीजा क्या होगा? कुछ ना कुछ तो जलेगा ही। बिल्कुल। और हर बार स्विच करने पर हमारा दिमाग धीमा हो जाता है और गलतियां करने की संभावना बढ़ जाती है। इसे रिसर्च की भाषा में स्विच कॉस्ट कहते हैं। मतलब हर बार टास्क बदलने की एक कीमत चुकानी पड़ती है जो हमारे समय और मेंटल एनर्जी के रूप में होती है। बिल्कुल। और ये कीमत छोटी मोटी नहीं होती। समय के साथ ये जमा होकर हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत नुकसान पहुंचाती है। एक काम को पूरी तरह से खत्म करके दूसरे पर जाना कहीं ज्यादा असरदार होता है। लेकिन आज की दुनिया में ये लगभग नामुमकिन लगता है।
हमारा फोन लगातार बज रहा है, ईमेल के नोटिफिकेशन आ रहे हैं। क्या स्रोत इस हमेशा ऑन रहने वाली संस्कृति से निपटने के लिए कोई सलाह देते हैं या सिर्फ ये कहते हैं कि मल्टीटास्किंग ना करें? ये एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या है और स्रोत सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ते। वो एनवायरनमेंट डिजाइन यानी अपने माहौल को डिजाइन करने की सलाह देते हैं। जैसे जब किसी एक काम पर फोकस करना हो तो फोन को दूसरे कमरे में रख देना, कंप्यूटर पर सारे नोटिफिकेशन बंद कर देना या फिर टाइम ब्लॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल करना। यानी अपने कैलेंडर में 90 मिनट का एक ब्लॉक सिर्फ एक काम के लिए रिजर्व कर देना और उस दौरान किसी और चीज को बीच में ना आने देना। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। एक सिस्टम बनाओ, छोटे कदमों से शुरू करो, फोकस करो और सब ठीक हो जाएगा। पर क्या ये इतना सीधा है? क्या कभी-कभी यही सिस्टम हमारे लिए ही एक जाल बन सकता है? और आपने वो सवाल पूछ लिया जो इस चर्चा को और गहरा बनाता है। डारियस फोरू अपने ही एक लेख में इस विचार को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि सिस्टम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हम उनसे अंधे होकर बंध जाएं, तो वे हमें कठोर और जिद्दी बना सकते हैं, जबकि आज की तेजी से बदलती दुनिया में लचीलापन बहुत जरूरी है। उन्होंने अपना एक निजी अनुभव भी साझा किया है जो इसे बहुत अच्छे से समझाता है। वो हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट करने के अपने सिस्टम पर सख्ती से टिके रहे, तब भी जब उनके शरीर में दर्द के साफ संकेत मिल रहे थे। हाँ, वो सोचते थे सिस्टम तो सिस्टम है, इसे तोड़ नहीं सकते, अनुशासन ही सब कुछ है। और नतीजा? उन्हें अपनी कमर में गंभीर चोट लग गई, जिससे उभरने में उन्हें महीनों लग गए। उन्होंने लिखा, मेरे सिस्टम ने पहले मेरी मदद की और फिर मुझे ही चोट पहुंचाई, क्योंकि वो बदलते हुए हालात यानी उनके शरीर के संकेतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे थे। वाह, ये तो एक कीमत चुकाने जैसा सबक है। इसका मतलब है कि प्रोडक्टिविटी की दुनिया का सबसे बड़ा हथियार ही हमारे खिलाफ हो सकता है। तो कोई कैसे समझे कि उसका बनाया सिस्टम उसकी मदद कर रहा है या उससे नुकसान पहुंचा रहा है? क्या स्रोतों में इसकी कोई पहचान बताई गई है? इसकी सबसे बड़ी पहचान तब होती है जब सिस्टम लक्ष्य को साधने का जरिया न रहकर खुद ही लक्ष्य बन जाए। जब आप सिर्फ रूटीन को पूरा करने के लिए रूटीन का पालन कर रहे हो और इस प्रक्रिया में मिले फीडबैक्स को नजरअंदाज कर रहे हो। अच्छा। चाहे वो फीडबैक आपके शरीर से आ रहा हो, आपके सहकर्मियों से या आपके काम के नतीजों से। तो सार ये है कि एक अनुशासित लेकिन लचीला इंसान बनना है, न कि एक कठोर रोबोट। अपने सिस्टम को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करना है, जेलर की तरह नहीं। बिल्कुल। स्रोतों का निचोड़ यही है कि एक मानसिकता अपनाएं, मजबूत विचार, लेकिन उन्हें बदलने की हिम्मत के साथ। एक मजबूत सिस्टम बनाएं, लेकिन नई जानकारी या बदलते हालात के आधार पर उसे बदलने और बेहतर बनाने के लिए हमेशा तैयार रहें। कभी भी किसी एक तरीके को अपनी पहचान का हिस्सा न बनने दें कि मैं तो ऐसा ही हूं। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने सीखा कि टालमटोल की आदत का संबंध आलस से नहीं बल्कि हमारी भावनाओं से है, खासकर डर और घबराहट जैसी भावनाओं से बचने की कोशिश से। और हमने ये भी समझा कि हम मोटिवेशन का इंतजार नहीं कर सकते। एक्शन से मोमेंटम बनता है और मोमेंटम से मोटिवेशन पैदा होता है। हमने कुछ ठोस रणनीतियों पर भी बात की, जैसे 5 मिनट रूल, बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांटना और लक्ष्यों से ज्यादा उन सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करना जो हमारे नियंत्रण में है। लेकिन सबसे जरूरी सबक शायद अंत में मिला। कोई भी सिस्टम पत्थर की लकीर नहीं है। सफलता के लिए अनुशासन और लचीलेपन दोनों का संतुलन साधना जरूरी है। हमें ये जानना होगा कि कब सिस्टम पर टिके रहना है और कब उसे बदलना है। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सारे स्रोत हमें ज्यादा प्रोडक्टिव बनने और लक्ष्य हासिल करने के तरीके बताते हैं, पर क्या हो अगर टालमटोल पर काबू पाने का असली मकसद सिर्फ ज्यादा काम करना ना हो, बल्कि उस मानसिक ऊर्जा को बचाना हो जो हम अपराध बोध, चिंता और आत्मालोचना में गवा देते हैं। सोचिए, उस बची हुई ऊर्जा से जीवन में और क्या-क्या रचनात्मक और सार्थक किया जा सकता है। शायद असली जीत ज्यादा काम खत्म करना नहीं, बल्कि एक शांत और केंद्रित मन के साथ जीना है।